हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल सागर एंड योर साहिल भैया। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग न्यू चैप्टर हमारा जो कि 10th के न्यू बैच के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तुम लोगों के लिए आज न्यू चैप्टर मैंने लेके आया है और वो है पावर शेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो पावर शेयरिंग से रिलेटेड हम लोग आज दोस्तों पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लेक्चर को पूरा देखना। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं हर चीज क्लियर करके तुम लोगों को दे दूंगा। ठीक है, जो कि तुम लोगों को फिर एनसीईआरटी रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ बस तुम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलो। एनसीईआरटी खत्म होते ही हम हर चीज जो हर टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, हर चीज तुम लोगों को प्रोवाइड होने वाला है मेरे द्वारा। और पिछले वीडियो में मैंने अब तुम्हारे लिए सरप्राइज ला के रखा था। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके तुरंत उस वीडियो को देखना। सरप्राइज था तुम लोगों के लिए, मैं जितना हो सकता था तुम लोगों के लिए करने की कोशिश किया हूं, तो जाके तुरंत देखना। ठीक है, इस वीडियो के बाद तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बहुत मजा आने वाला है बच्चों। स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू तुम लोग पूरा देख लोगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन मैं हर चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को दोबारा से पढ़ने ना पड़े। ठीक है, हर चीज बस ध्यान से सुनते जाओ। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको ध्यान में कवर करते जाओ। ठीक है, और तो और जहां पे जो भी टॉपिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा आंसर्स उसका देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तुमको उससे बाहर कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चीज का मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आप चलते हैं, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। लेकिन सुनो, पावर शेयरिंग को पहले समझने से पहले मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जो कि तुम्हें हेल्प आउट करेगा। पूरा अभी एनसीईआरटी जो मैं बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड मैं पूरा समझाऊंगा तो तुम्हें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। ठीक है, तो पहले कीवर्ड्स को पूरा तुम क्लियर कर लो। 4-5 कीवर्ड्स हैं, देखो क्या सब है। इथनिक है पहला। इथनिक क्या कह रहा है? इथनिक मतलब क्या होता है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। ठीक है, देखो कह रहा है शेयर कल्चर के बेसिस पे। ठीक है, शेयर कल्चर के बेसिस पे जो सोशल डिवीजन होता है, ठीक है, उसको इथनिक कहते हैं। कितना इजी था। और एक डिफिनेशन और है जो कि एनसीईआरटी के पेज पे है, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, और मेजोरिटेरियनिज्म, देखो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। तो देखो क्या होता है, ए पॉलिटिकल फिलोसफी विच एजर्ट दैट ए मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज अ राइट टू टेक डिसीजन अफेक्टिंग द सोसाइटी। ठीक है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी है ये जो कि आजादी देता है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जहां पे है, ठीक है, वहां के क्षेत्र पे अधिकार देता है उन मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन को कि वे डिसीजन ले सकते हैं जो कि सोसाइटी पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? मेजोरिटेरियन का मतलब यही हुआ। अब देखो सिविल वार का मतलब क्या होता है? ए वायलेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री। ठीक है, मतलब कंट्री के ही अधीन, कंट्री के ही अंदर, ठीक है, में जब अपोजिशन पार्टी के बीच, ठीक है, या फिर अपोजिंग ग्रुप्स, दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में जब छोटे मोटे या फिर वायलेंट भी कर सकते हो तुम, जब कन्फ्लिक्शन होने लगता है, ठीक है, तो उसको सिविल वार कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। प्रूडेंशियल देखो क्या होता है। प्रूडेंशियल तुम अभी पढ़ोगे, प्रूडेंशियल और मॉरल के बीच का मतलब रिलेशन देखोगे क्या होता है। तो केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। ठीक है, मतलब क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, तो उसका कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो उसको कहेंगे प्रूडेंशियल। अब देखो पावर शेयरिंग जो तुम्हारा चैप्टर है, तो पहले तुम्हें पावर शेयरिंग का मतलब पता रहना चाहिए ना भाई, कि भैया आप बता रहे हैं पावर शेयरिंग, तो पहले पावर शेयरिंग का भी मतलब बता दीजिए, एक डिफिनेशन दे दीजिए शॉर्ट टर्म, ताकि ध्यान में रहे। तो देखो इसका क्या कहना है, मतलब हुआ कि इट इज अ स्ट्रेटेजी वेयर इन ऑल द मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विथ ए परमानेंट शेयर ऑफ पावर। ठीक है, इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब हुआ ये एक पावर शेयरिंग जो है ना, एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, एक मेथड है, ठीक है, एक तरीका है। ठीक है, जैसे तुम्हें देते हैं ना फुल स्ट्रेटेजी, समझे कि नहीं? फुल स्ट्रेटेजी, फुल रोड मैप कि तुम्हें कैसे 98 मार्क्स सिक्योर करना है 10th के एग्जामिनेशन में, कैसे तुम्हें सोशल साइंस को कंप्लीट करना है कम टाइम के अंदर, कैसे कवर करना है, हर एक स्टेप पे मैं तुम्हें फुल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाला हूं ना। तो वो तौर तरीके को, उस तरीके को, तो ये एक स्ट्रेटेजी है। पावर शेयरिंग एक स्ट्रेटेजी है जो कि मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब अधिकतर सभी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बीच में प्रोवाइड किया गया है, ताकि परमानेंट शेयर ऑफ पावर हो सके इन विद इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सरकार के अधीन के अंदर, देश के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। पावर शेयरिंग का मतलब यही हुआ। अब किस किस रूप में पावर शेयर होता है वो सारा चीज हम लोग अभी सब पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट अब एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी का हमारा पहला टॉपिक ही क्या है, देखो बेल्जियम एंड श्रीलंका। ऐसा तुमको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है नहीं लिखा है तुम लोगों के बहुत मतलब सोच रहे होगे, तो ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पे इथनिक, इथनिक का भी टर्म था ना वहां पे, था कि नहीं? क्या था इथनिक का मतलब बताओ? इथनिक का मतलब ये था, सोशल डिवीजन था, बहुत सारा शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे इथनिक डिवीजन, मतलब सोशल डिवीजन हो रहा था। ठीक है, तो इथनिक कंपोजिशन तुमको जानना है। इथनिक कंपोजिशन
इथनिक कंपोजिशन यहाँ पे बताया गया है बेल्जियम और श्रीलंका का, ठीक है। तो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ सारा चीज कैसे हुआ। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है। बेल्जियम मतलब स्मॉल कंट्री है यूरोप में, इसमें स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। देखो हमारे इंडिया के स्टेट से हरियाणा इंडिया में है ना, तो हरियाणा से कंपेयर किया है कि हमारा जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा है, ये एक स्मॉल सा कंट्री यूरोप में जो कि है, ठीक है, बेल्जियम। इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, विथ नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। देखो क्या कह रहा है, इट हैज बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसका जो बॉर्डर जो है, मतलब जैसे हमारा इंडिया का बॉर्डर है ना अटैच नेपाल से, फिर उसके बाद इधर साइड पाकिस्तान साइड, तो उसी तरह इसका भी जो बॉर्डर है वो फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से एंड लग्जमबर्ग से, ठीक है, घिरा हुआ है, ठीक है। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। उसका जो पॉपुलेशन कितना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दो तुरंत, कितना पॉपुलेशन है अराउंड बेल्जियम में, तो 1 करोड़, याद रखना है 1 करोड़ पॉपुलेशन है। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा ही, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, ठीक है। अब देखो हरियाणा से कंपेयर किया था, तो यहाँ पे हरियाणा के पॉपुलेशन से भी कंपेयर कर दिया, कितना मतलब इंजॉयमेंट दे रहा है एनसीईआरटी। तो इस चीज को तुम याद रखोगे, याद करने का ये तरीका दिया है, ठीक है, कि अब याद ही नहीं रहता है बच्चों को कि बेल्जियम में क्या हुआ था भाई, इतनी कंपोजिशन क्या था, कितना पॉपुलेशन था, ये सभी सोचने लगते हैं। तो देखो कुछ नहीं था, क्या था कि स्टेट जो हमारा है हरियाणा इंडिया में, उसके पॉपुलेशन के हाफ पॉपुलेशन बेल्जियम में है और उससे भी छोटा स्मॉल एरिया है उसका कंट्री का। तो इस चीज को आराम से ध्यान में रखोगे, कंपेयर कर लोगे तुरंत, हरियाणा से याद रखोगे, बस हो गया। उसी चीज का एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स। देखो यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स है। कैसे कम्प्लेक्स है, ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 59% मतलब 59% लोग क्या कर रहे हैं, वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि कितने लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज वगैरह में तुम्हें आ सकता है एग्जामिनेशन में बाबा, ठीक है, याद रखना 59% तुम्हारे लोग फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। और कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते थे, तो याद रखना है डच लैंग्वेज स्पीक करते थे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अनदर 40% पीपुल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक इन फ्रेंच। और जो बाकी के जो थे वो क्या कर रहे थे, 40%, ठीक है, वो 40% वलोनिया के साइड रह रहे थे और वो क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा 59% में तुम्हारा क्या हो गया, डच स्पीक करते थे और वे फ्लेमिश रीजन के साइड रहते थे, और ये 40% वलोनिया रीजन के साइड रहते थे और फिर स्पीक करते थे तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये चीज कितना इजी है, ध्यान में रखना, ये इतनी कंपोजिशन है तुम्हारा। तुरंत याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया है ना, भरोसा कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हो ना, मजा आ रहा होगा ना, ठीक है, मजा एकदम करते रहो। अब देखो क्या कर रहा है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन इन, मतलब देखो अब क्या है ना कि डच तो स्पीक कर रहा था, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंच भी स्पीक कर रहा था, लेकिन 1% जो बाकी का बचा, 59, 40, 99 और 1% जो बचा तुम्हारा, वो 1% तुम्हारा क्या कर रहा था, ये फ्रेंच, ये तुम्हारा 1% जो है 1% ये जर्मन लैंग्वेज का यूज कर रहा था और जर्मन लैंग्वेज मतलब बोल रहा था, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, अब जो कैपिटल ब्रुसेल्स है वहां पे 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच। अब जो ब्रुसेल कैपिटल है, ठीक है, ध्यान रखना, वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाई 20% आर डच स्पीकिंग, वहां पे 20% लोग डच बोलते हैं। तो इसलिए कहा गया कि बेल्जियम का जो इथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स है। अगर लिखने आया तुमको कि डिस्क्राइब द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, जो तुम वहां पे लिखोगे पहला ही लाइन में कि द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कम्प्लेक्स। अब कैसे कम्प्लेक्स है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई उधर साइड फ्लेमिश साइड 59% लोग रहते थे और डच स्पीक करते थे, और 40% लोग वेलोनिया साइड में रहते थे और वेलोनिया रीजन में फिर वो 40% फ्रेंच बोलते थे, और फिर 1% जो बाकी के थे वो जर्मन बोलते थे, और फिर इन द कैपिटल ब्रुसेल जो कैपिटल था उसमें तुम्हारा 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। कितना इजी है। अब देखो क्या कह रहा है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच पावरफुल। अब कह रहा है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था वहां का, ठीक है, जो मतलब कम था, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। मतलब कहने का यही हुआ कि वहां पे जो लोग कम फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, रिच और
बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, ठीक है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। देखो ये सब बस दिया हुआ था किसके द्वारा, डच स्पीकिंग कम्युनिटी वहां पे मतलब गठन या फिर ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा, जिसके द्वारा वो बहुत सारा बेनिफिट उन लोगों को दिया जाता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बेनिफिट दिया जाता था और एजुकेशन के मैटर में भी या फिर बहुत सारा चीज में उनको बेनिफिट दिया जाता था। अब यही चीज क्या कर रहा है, दिस लीड्स, यही जो चीज जो दिया जा रहा है ना, मेन देखो यही जो चीज दिया जा रहा है ना, यही चीज टेंशन क्रिएट कर दे रहा है। क्या कर रहा है ये, दिस लीड्स टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s, ठीक है, 1950वीं के दशक में, ठीक है। क्या हुआ कि यही चीज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट वेयर द रीजन, ठीक है, क्या रीजन, क्या कारण था कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच टेंशन राइज होने लगा। तो यहाँ पे 1 लाइन मार्क्स में क्वेश्चन तुम लिख सकते हो और आंसर तुम दे सकते हो कि बिकॉज और ड्यू टू द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैड गिवन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, ठीक है। तो ये सारा चीज जो बेनिफिट दिया हुआ था, तो इस वजह से टेंशन उन लोगों के बीच, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच, कम्युनिटीज के बीच आने लगा, ठीक है। एंड 1960 में, ठीक है, 1950वीं और 1960 के दशक में ये चीज दिक्कत होने लगा। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब देखो जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, वहां पे जो है ना ये टेंशन बहुत ज्यादा एक्यूट हो गया, ठीक है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, ठीक है, वहां पे एक स्पेशल प्रॉब्लम आ गया। क्या आ गया, द डच स्पीकिंग पीपुल कंस्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। यहाँ पे दिक्कत क्या आ गया कि डच स्पीकिंग जो बोलने वाला था, मतलब जो आदमी डच बोलने वाला था, वो वहां पे मेजोरिटी में आ गए लेकिन कैपिटल में कम में आ गए। मतलब क्या, पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग ज्यादा मात्रा में आ गया, लेकिन जो कैपिटल में लोग रह रहे थे वहां पे क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में रह गए, ठीक है। कैपिटल में बहुत कम मात्रा में रह गए और कंट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए डच स्पीकिंग। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, मेजर बिग प्रॉब्लम था, स्पेशल प्रॉब्लम। देखो ये स्पेशल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इस स्पेशल प्रॉब्लम को याद रखना है तुमको, ठीक है, कि डच स्पीकिंग ज्यादा हो गया था कंट्री में और कैपिटल जो ब्रुसेल्स था वहां कम हो गया था। यही बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अब देखो क्या करा, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब यही सिचुएशन जो है इसको क्या किया, कंपेयर, जो बेल्जियम में ये सारा जो इथनिक कंपोजिशन हम लोग देखे, वो सारा चीज अब कंपेयर कर रहा है अनदर कंट्री से, दूसरे देश से, ठीक है, जो कि श्रीलंका से कंपेयर किया है, श्रीलंका के कंट्री से। इज आइलैंड नेशन, तुम लोग भी जानते ही हो कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ ही किलोमीटर्स के साउदर्न कोस्ट के बाद ये आइलैंड है, ठीक है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपुल, यहाँ पे लेकिन बेल्जियम से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 करोड़ हैं, ठीक है। हाउ मच पीपुल्स और पॉपुलेशंस आर देयर इन श्रीलंका, तो तुम्हें 2 करोड़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट द सेम एज हरियाणा, मतलब हरियाणा के इक्वल है, ठीक है, लेकिन हरियाणा से कम था बेल्जियम में, लेकिन हरियाणा के बराबर ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, ठीक है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। देखो, और जो साउथ एशिया में जो भी रीजन में कंट्री है, ठीक है, राष्ट्र है, नेशन है, उसके मामले में श्रीलंका एक डाइवर्स पॉपुलेशन माना जाता है, ठीक है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहाला स्पीकर। यहाँ पे जो मेजर, अब देखो इथनिक कंपोजिशन, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है बाबू, क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है, मेजर कौन से ग्रुप थे श्रीलंका में, तमिल और सिंहाला यहाँ क्या है, मेजर ग्रुप है, ठीक है, मेजर सोशल ग्रुप्स है, जो कि तुम्हारा सिंहाला 74% है और तमिल तुम्हारा है 18%, ठीक है। तो ये सब चीज तुमको याद रहना चाहिए, इतनी कंपोजिशन है। तो तमिल के लोगों के बीच 2 मेजर तुम्हारा सोशल सब ग्रुप है, ठीक है। तो तमिल नेटिव्स है वो, जो कि कंट्री का कॉल श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स, याद रहेगा। पहले देखो, अब आगे बढ़ने से पहले तुमको एक पूरा ग्राफ दिखा दे रहे हैं कि ग्राफ में तुमको क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, मैप, ठीक है, यहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है कि देखो ये जो तुम्हारा येलो वाला पार्ट है, ठीक है, ये येलो वाला जो पार्ट है, ये तुम्हारा येलो वाला पार्ट पूरा फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा फ्लेमिश रीजन है, कमोडिटीज एंड रीजन और बेल्जियम को यहाँ पे पूरा मतलब डिस्क्राइब किया गया है। बेल्जियम का जो तुम्हारा कमोडिटीज है उसको पूरा डिस्क्राइब किया है। फ्लेमिश रीजन है तुम्हारा, कितना था तुम्हारा फ्लेमिश रीजन, तो याद रखना 59% था, ठीक है। अब देखो गया, ये जो तुम्हारा है लाल वाला, ये तुम्हारा लाल वाला पूरा किसका एरिया है, ये तुम्हारा पूरा वेलोन का है, पूरा तुम लाल वाला देख रहे हो, ये तुम्हारा पूरा वेलोन का है। ये पीला वाला तुम्हारा पूरा फ्लेमिश है। वेलोन का तुमको बोली दी है, कितना लोग बोल रहा था, 40% क्या बोल रहा था, फ्रेंच बोल रहा था, ठीक है। फ्लेमिश का क्या बोल रहा था, 59% डच बोल रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे बीच में तुमको दिख रहा होगा, बीच में जो तुम्हें एकदम नारंगी सा जो दिख रहा है, येलो के बीच में, ये तुम्हारा क्या है, ये ब्रुसेल्स है, जो कैपिटल तुम्हारा था। ब्रुसेल्स क्या है तुम्हारा, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है तुम्हारा। और ये जो तुमको लाल वाले में एक दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जर्मन स्पीकिंग का है, ठीक है,
जो 1% था तुम्हारा जर्मन स्पीकिंग। तो ये सारा तुमको पूरा मैप से पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है एनसीईआरटी में, तो पूरा मैप भी तुमको मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखो मेंशन आउट भी किया हुआ है कि ऑरेंज वाला क्या था, तो ऑरेंज वाला ब्रुसेल है, लाल वाला तुम्हारा पूरा रेड जो है वो तुम्हारा वेलोन है फ्रेंच स्पीकिंग, येलो वाला तुम्हारा फ्लेमिश डच स्पीकिंग है, और तुम्हारा जो रेड में जो ब्लू लाइनेस है वो जर्मन स्पीकिंग है। यही तुम्हारा था पूरा इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो इस बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन को एक मैप के द्वारा कैसे क्लियरिफाई कर दिया गया है, बहुत इजी रूप से। देखो देख लिया ना, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे डिफिनेशन तुमको मैं इथनिक का उसने बताया था ना कि द सोशल डिवीजन बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, तो यहाँ पे वही चीज पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इथनिक के बारे में कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ और कल्चर और बोथ, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव सेम रीजन और नेशनलिटी। क्या कर रहा है, जो यहाँ पे लोग बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप से, देखो यहाँ पे कह रहा है ना सेम एथनिक ग्रुप से, बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, ठीक है, वो विश्वास करते हैं कि दोनों आपस में पूरा समान डिसेंट रहे, भावना रहे, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ, जो सांस्कृतिक रूप से और फिजिकली रूप से जो मेंटेलिटी है वो सब कुछ मैच करता है, ठीक है। तो इसमें दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, और यहाँ पे जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि हमेशा सेम रिलीजन ही हो, ठीक है, और सेम राष्ट्रता ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो उसी कहते हैं इथनिक, ठीक है ना। तो पूरा ग्राफ तुम लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग हमारे जो श्रीलंकन तमिल का जो इथनिक कंपोजिशन देख रहे थे, तो उसमें जो डिवाइड कर दिया गया है 2 सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो पहला क्या है तुम्हारा इंडियन तमिल्स है, और दूसरा क्या था तुम्हारा नेटिव तमिल, जिसको श्रीलंकन तमिल कहते हैं। तो तुम्हारा श्रीलंकन तमिल 13% है, ठीक है, सिर्फ 13% है श्रीलंकन तमिल्स। द रेस्ट जो फॉर फादर जिसके जो एंसेस्टर थे, ठीक है, वे इंडिया से जो आए थे श्रीलंका में फॉर एज ए प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल टाइम में, ठीक है, वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप के द्वारा जो तुमने देखा, श्रीलंका तमिल आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अभी तुमको मैप से दिखाएंगे कि कैसे श्रीलंकन तमिल जो है कंसंट्रेटेड है नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट जो एरिया है श्रीलंका का, वहां पे मतलब पूरा वहां पे कंसंट्रेटेड है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट, मतलब जितने भी लोग वहां पे जो मैक्सिमम लोग सिंहाला लैंग्वेज को स्पीक करते थे, ठीक है, वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंघाला लोग मतलब जितने भी थे वो मैक्सिमम लोग कौन थे, तो उनका रिलीजन क्या था, तो बुद्धिस्ट, तुम वहां पे टिक लगाओगे, ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, और जितने भी मतलब बाकी के हैं बचे हुए ज्यादा मात्रा में, वे सब हमारे हिंदूज और मुस्लिम वहां पे प्रेजेंटेड है, ठीक है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, वहां पे 7% के मतलब लगभग, ठीक है, क्रिश्चियन वहां पे हैं अवेलेबल, हुज आर बोथ तमिल एंड सिंघाला, जो कि बोथ दोनों तमिल और सिंघाला को प्रेफर करते हैं बोलने में लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, अब तुम इमेजिन करो, ठीक है, यही सेम सिचुएशन मतलब वहां पे भी इतनी कंपोजिशन उसी टाइप का था, फ्लेमिश था, डच था, क्या सब मतलब देख रहे थे ना। तो ये सब चीज को कंपेयर करो श्रीलंका के जो इसने कंपोजिशन है। तो इन बेल्जियम, अब देखो यहाँ पे क्या कंपेयर किया, इन द बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्सेस इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। कह रहा है कि वहां पे जो मतलब जो डच कम्युनिटी था वो क्या कर रहा था, एडवांटेज ले रहा था न्यूमेरिक मेजोरिटी का, एंड फोर्सेस इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो वहां पे लोग फ्रेंच और जर्मन मतलब स्पीक कर रहे थे, जो वहां की आबादी, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन स्पीक कर रहे थे, वो वहां पे उनके ऊपर क्या कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे मेजोरिटी लोगों के पे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट, ठीक है, यही कन्फ्लिक्शन का मतलब भावना को पैदा करता है, ठीक है। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर, यही आगे चल के, ठीक है, आपस में जो कन्फ्लिक्शन का जो रीजन बना वहां उनके बीच श्रीलंका बेल्जियम में, ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्शन का मेन कारण बना, ठीक है। दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इसी के वजह से बहुत मतलब कहते हैं ना कि इसी की वजह से बहुत ज्यादा मतलब पार्टीशन देखा गया है लगभग बहुत सारे कंट्री का, यही सब की वजह से होता है पार्टीशन, ठीक है। बोथ द साइडेड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, अब दोनों जो साइडेड था, ठीक है, दोनों साइडेड था जो बेल्जियम में, वो क्या कह रहा है कि भाई ब्रुसेल मेरा है, तो वो कह रहा है ब्रुसेल मेरा है, दोनों क्लेम कर रहा है कि भाई मेरा ही है। तो इस सब चक्कर में क्या होता है, कंट्रोवर्सी होता है, फिर उसके बाद भाई होने लगता है बात बात कन्फ्लिक्शन, सिविल वार का रूप ले लेता है फिर। तो वही सब चीज है। तुम एक एग्जांपल समझो कि जैसे मान लो मैं मार्केट गया, ठीक है, मेरे को कोई चीज पसंद आई, ठीक है, वो एक सिंगल पीस है सिर्फ दुकान में अवेलेबल, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त है मेरा उसको भी पसंद आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई हम लेंगे, तो हम कह रहे हैं भाई हम लेंगे, तो दोनों हम तैयार ही नहीं, मतलब हम भी मतलब तैयार नहीं है कि भाई उसको ले जाने देते हैं, वो भी तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा हमारे बीच, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है नहीं,
ठीक है। तो ये सब वजह से हमारे बीच कन्फ्लिक्शन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखो श्रीलंका का क्या बता रहा है कहानी, बेल्जियम का मतलब मेन कंक्लूजन निकला ये। तो अगर पूछेगा अगर तुमसे पूछ रहा है कि राइट द आउटकम्स ऑफ बेल्जियम, तो बेल्जियम का अगर तुमको आउटकम पूछा कि क्या मतलब मेन आउटकम क्या निकला बेल्जियम का, जो इतने कंपोजिशन जो वैराइटीज है, तो तुम जो अभी समझे इससे रिलेटेड तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो श्रीलंका का क्या कह रहा है, इन श्रीलंका द सिंहाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो क्या कह रहा है, इन श्रीलंका में क्या कह रहा है ना कि सिंहाला कम्युनिटी एंजॉय कर रहा था बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेजोरिटी के रूप में, ठीक है। एंड could impose its will on the entire country, और पूरे कंट्री में भी लागू करना चाह रहा था। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपेंड बोथ दिस कंट्री। अब देखते हैं हम लोग कि इन दोनों कंट्री के बीच में आकर हुआ क्या, ठीक है, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि क्या सब मतलब इन दोनों कंट्री के साथ हुआ, ठीक है। तो पहला टॉपिक तुम्हारा ये है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब आना, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब, देखते हैं पूरा डिटेल में। क्या कह रहा है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 1948 हमारे देश के आजादी के एक साल बाद श्रीलंका भी एक एन इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ, ठीक है। तो द लीडर्स ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, मतलब वो अपनी मेजोरिटी को लेकर के वो चाह रहे थे कि सब पे हावी होना चाह रहे थे, एक सरकार पे, और वहां पे ना मतलब सिंहाला कम्युनिटी का साउथनेस दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी। अब वहां के जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थे वो क्या किए, एडॉप्ट किए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन को। मेजोरिटेरियन का मतलब तुरंत तुमको बताए थे कीवर्ड में कि क्या था, कि एक बहुत बड़ा मतलब समुदाय, मेजोरिटी ऑफ पीपुल के जो लोग होते हैं वहां पे मतलब उनको अधिकार होता है डिसीजन लेने का, जो कि सोसाइटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यही था मतलब, ठीक है ना। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में, ठीक है, 1956 में क्या किया गया कि एक एक्ट को पास कर दिया गया जिसके द्वारा सिंहाला जो लैंग्वेज था उसको क्या कर दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। दस रिगार्डिंग तमिल, ठीक है, तमिल के मतलब विरुद्ध में जाकर के, कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बना करके उन लोगों ने सिंहाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन इन गवर्नमेंट जॉब। अब क्या कह रहा है कि ये जो मतलब सरकारी नौकरी, जो भी मतलब पब्लिक सर्वेंट जॉब और सेक्टर जॉब वहां पे होते थे, और यूनिवर्सिटी में अगर तुमको कोई पोजीशन लेना है या कुछ एडमिशन लेना है तो वहां पे प्रीफर करना पड़ता था सिंहाला लैंग्वेज को, ठीक है। और फेवर्ड किया जाता था, ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, ठीक है, जो लोग सिंहाला लैंग्वेज को बोलना जानते थे, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर मैं तमिल बोलना जानता हूँ और वहां के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में मैं पोजीशन लेना चाहूंगा तो मुझे पहले वैल्यू नहीं दिया जाएगा, पहले वहां के जिस लोगों को सिंहाला बोलने आता है उनको दिया जाएगा वैल्यू, और उनको पहले पोजीशन दिया जाएगा, ठीक है, ना कि पहले हमको दे देगा। तो कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में भी सेम एप्लीकेबल यही चीज वहां पे किया जा रहा था। A new constitution stipulated that the state shall protect the foster Buddhism। अब क्या कह रहा है ना कि एक नया संविधान भी वहां पे स्टिपुलेटेड किया गया, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट, जो भी स्टेट्स थे श्रीलंका के उनको प्रोटेक्ट किया जा सके बुद्धिज्म के फोस्टर्स से, ठीक है। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग ऑन द आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। और जो भी ये सब चीज किया जा रहा था वहां पे ना, ये चीज मतलब लोगों को अब महसूस होने लगा कि अब एक भावना अंदर में जागने लगा कि भाई ये सब तो हम लोगों को मतलब नीचा दिखाने के लिए, या फिर कह सकते हैं ना कि एलिनेशन लगाने के लिए हम लोगों को मतलब किया जा रहा है, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स जो वहां पे थे, ठीक है, उनको मतलब ऐसा करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हुआ, दे फील दैट द नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय द बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज और एंड कल्चर। और यही चीज जो हुआ मतलब जैसे कि मान लो ना कि अगर भारत ही देश में हिंदी और इंग्लिश को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया जाए, ठीक है, और हिंदी को बोलने मतलब नहीं दिया जाए, और सब जगह होता भी है कि ना कि भाई इंटरव्यूअर में इंग्लिश लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो यूपीएससी वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं उनमें प्रीफर किया जाता है तुम जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है।
तो इस चीज का जो आजादी है हमारे देश में वो वहां पे नहीं मिल रहा था, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। क्या किया गया कि भाई तुमको अगर सिंहाला बोलने आता है तो पहले तुमको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये क्या है भाई, हमारे देश में भी कहीं ना कोई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि अगर जिसको इंग्लिश अच्छा आता है, जिसको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से बोलना आता है, उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है। हिंदी में कोई बोल देता है तो उनको सिलेक्ट मतलब डिमोशन की कैटेगरी से देखते हैं। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अगर अगर ऐसा ज्यादा अमाउंट में होने लगता है और ज्यादा नजरअंदाज लोगों के द्वारा किया जाता है, मतलब कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप के लैंग्वेज को या फिर मेजोरिटी के ग्रुप की लैंग्वेज को अगर मतलब वैल्यू ना दे करके तुम कोई भी अदर लैंग्वेज को वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे कन्फ्लिक्शन मतलब वाद विवाद का चर्चा बन जाता है, ठीक है, वहां पे कन्फ्लिक्शन होने लगती है, ठीक है। तो वही चीज वहां पे हो रहा था, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें हिंदी इंग्लिश का एक बेस्ट एग्जांपल लेकर समझाया हमारे कंट्री से रिलेटेड, ठीक है, कि हिंदी को तुम मान लो बहुत कम बोलने वाला भाषा और इंग्लिश को मान लो कि ज्यादा बोलने वाला भाषा। तो इंग्लिश को अगर ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है तो हिंदी वाले को अगर वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो भाई हिंदी वाला लोग भी तो बोलेगा कि भाई हम भी रहते हैं यहाँ पे, हमको भी कुछ मतलब मिलना चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा हर चीज। तो यही चीज था, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब वहां पे क्या कह रहा था ना, वही चीज तुमको बोले ना कि जो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, जो पॉलिटिकल राइट है, जो इक्वली मिलना चाहिए, जो हमारे देश में हर लैंग्वेज के लोगों को, हर डिवीजन के लोगों को मिला हुआ है, वो वहां पे मतलब डिनाई कर दिया जा रहा था, ठीक है। पॉलिसीज, सरकार के जो पॉलिसीज को लाया जा रहा था वो सब सिंहाला इस पे मतलब प्रीफर कर रहे थे, उनके फेवर में था, लेकिन तमिल वाले को कोई फेवर नहीं, ठीक है। मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, भेदभाव करना स्टार्ट हो गया था। तो ये लोग अब समझने लगे थे, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। वही ना बोले। तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वेयर द मेन रीजन फॉर द कन्फ्लिक्शन इन द श्रीलंका। तो यहाँ पे तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उनके साथ ऐसा ऐसा सारा चीज किया जा रहा था, ठीक है ना। तो उन लोगों के साथ जॉब लेने में, नौकरी लेने में या फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करना शुरू कर दिया जा रहा था। तो ये सब चीज जो हो रहा था ना, इस वजह से लोग मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे थे, ठीक है। तो ये देखो तुमको एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, इथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका का, कि ये जो है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया ये बैटिकोला का है, ठीक है। और ये जो एरिया है तुम्हारा, ये तुमको ट्रिनोकोलमेलिए की है, ठीक है। और ये तुम्हारा कंडी है और ये तुम्हारा कोलंबो है, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो येलो पार्ट में, ये येलो पार्ट जो है ये सिंघालीज ग्रुप है, ठीक है, सिंघालीज ग्रुप है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है ये इंडियन तमिल है, ये जितना भी तुम देख रहे हो, जहां जहां देख रहे हो, ठीक है। ये सब जो पीला के बीच में जो ब्राउनिश है, तुम डीप ब्राउनिश, ये तुम्हारा तमिल सब है, ठीक है, तमिल सब है। और ये जो तुम्हारा है लाइट ब्राउन, ये तुम्हारा श्रीलंकन तमिल है, ये तुम्हारा श्रीलंकन तमिल है, ठीक है। और ये जो तुमको मतलब डॉट 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 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, तुमको ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है सारा, ये सब जो है, ये सब, ये तुम्हारा छोटा छोटा जो है स्केचिंग किया हुआ, ये तुम्हारा मुस्लिम को तुमको मतलब दर्शा रहा है, मुस्लिम का सिंबल देकर समझाया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा एथनिक कम्युनिटीज श्रीलंका का बता दिया है मैप के द्वारा, ठीक है, कितना इजी रूप में। तो इस चीज को तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या हर चीज सिचुएटेड है, ठीक है। अब तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। अब देखो बहुत ज्यादा हो गया था, बर्दाश्त से बाहर सब जा रहा था, तो ये अब मतलब खत्म होने ही वाला था, ठीक है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो तमिल लोग थे, ठीक है, श्रीलंकन तमिल लोग जो थे, वो क्या किए, एक ऑफिशियल अपना लैंग्वेज बनाने के लिए एक पार्टी का संगठन किए, ठीक है। और स्ट्रगल करना, मेहनत करना स्टार्ट कर दिए लड़ने के लिए कि भाई हम तो अपने लिए लड़ के रहेंगे, ठीक है। और जहां जहां ये सब प्रॉब्लम आता है दोस्तों, वहां पे लोग जागरूक होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो समय हो रहा होता है वो तुम अभी नहीं समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब अगर तुम्हारे साथ सपोज होगा तो तुमको भी लगेगा कि भाई हाँ, हमको आगे आगे अब लड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से उन लोगों को स्ट्रगल करने के लिए एक समुदाय का गठन करना पड़ा, एक पार्टी का गठन लॉन्च, उन्होंने अपने पार्टीज का लॉन्च किया और अपने तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन दिलवाने के लिए, ठीक है, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया, स्ट्रगल करना स्टार्ट किया फॉर ए रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है दोस्तों फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम याद रहेगा ना, ऑटोनॉमी फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। तो जॉब के फील्ड में, चाहे एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने के फील्ड में, चाहे अपॉर्चुनिटी मिलने के फील्ड में, जैसे सिंगालास को मिल रहा था वैसे ही उनको भी मिलना चाहिए। और ऑटोनॉमी, स्वतंत्र वो चाह रहे थे अपने आप को करने के लिए, ठीक है। बट देयर डिमांड ऑफ फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई देयर डिमांड्स वेयर डिनाइड, ठीक है। श्रीलंकन तमिलों जो भी थे उनके डिमांड्स को डिनाई क्यों कर दिया जा रहा था, तो ये क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बताया है कि उनके डिमांड्स को लगातार, जो स्वतंत्रता का वो लोग ऑटोनॉमी का जो भी लेके चले थे और तमिल लैंग्वेज को जो रिकॉग्नाइजेशन दिलाने के चक्कर में थे, उन्होंने उनके जितने भी मतलब स्ट्रगल को डिनाई कर दिया जा रहा था बार बार, ठीक है। मतलब ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था वहां की सरकार के द्वारा। बाय 1980s सेवरल 1980 के दशक के टाइम several political organizations were formed demanding an independent Tamil element states in northern and eastern part of Sri Lanka। अब देखो क्या हुआ ना कि डिनाइड जब कर दिया जा रहा था, तो कोई भी चीज का जब अति हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, तो लोग सोचते हैं भाई ऐसा करते हैं, हम लोग अलग ही हो जाते हैं, हम लोग किनारा किनारा है भी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है भी, ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में है भी, तो क्या करते हैं हम लोग अलग ही हो जाते हैं, सही रहेगा। तो इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में अब ये लोग लग गए थे कि भाई हम अपना अलग एक स्टेट ही बना लेंगे, छोड़ो। The dispute between the two communities turned into widespread conflicts। अब ये बहुत बड़ा मात्रा में कन्फ्लिक्शन का रूप ले लिया था, ठीक है। इट्स soon turned into सिविल वार। अब देखो सिविल वार का टर्म आया ना यहाँ पे, इसलिए तुमको कीवर्ड में पहले मैं क्लियर कर दिया था। सिविल वार का मतलब क्या था कि द फाइट या फिर वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर में ही, ठीक है ना। तो यही चीज कहते हैं सिविल वार। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपुल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। ये सब के चक्कर में बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के खून खराबा का मतलब माहौल बन गया, बहुत सारे लोग के जान चले गए। मैनी फैमिलीज वेर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज ए रेफ्यूजेज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। और क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों को तो धमकाया गया कि भाई तुम देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुमको भी मार देंगे, ठीक है, जान से मार देंगे। और बहुत सारे लोगों का तो जिंदगी ही छीन गया, ठीक है। बट द सिविल वार हैज काउज्ड अ टेरिबल सेटबैक ऑफ द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ये सिविल वार जो हुआ इसके वजह से जो है ना बहुत ज्यादा ही टेरिबल सेटबैक का सामना करना पड़ा समाज के लोगों को, सांस्कृतिक के माध्यम से या फिर आर्थिक स्थिति जो होता है जिंदगी का एक मनुष्य का, ठीक है, सामाजिक तौर पे, कल्चरल तौर पे, ठीक है, सांस्कृतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे ही पूरा एडवर्सली रूप से अफेक्ट किया, ठीक है, कंट्री के हर एक लोगों के जीवन को, ठीक है। इट एंडेड इन 2009 में वो जाके खत्म हुआ, सोचो। तब से चलते रहा, चलते चलते 2009 में जाके खत्म हुआ, सोचो। तो कब खत्म हुआ ये चीज भी तुमको याद रखना है, 2009 में खत्म हुआ, ठीक है। अब देखो आते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। मेजोरिटेरियन देख लिए, पूरा श्रीलंका के बारे में बताया था, श्रीलंका में क्या सब कांड हुआ। अब एकोमोडेशन देखो बेल्जियम में क्या सब एकोमोडेशन हुआ था, ठीक है। द बेल्जियम लीडर टू के डिफरेंट पाथ, ठीक है, यहाँ के जो लीडर थे वो तो बहुत मतलब अलग अलग दिशा में जा रहे थे। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज। मतलब सांस्कृतिक विभिन्नताएं पे वे एग्जिस्टेंस कर रहे थे और रीजनल डिफरेंसेस पे एग्जिस्टेंस कर रहे थे। बिटवीन 1970 एंड 1993, मतलब 1970 से 1993, मतलब 23 ईयर्स, ठीक है, 23 ईयर्स के लगभग में दे अमेंडमेंट दियर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कितने टाइम्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था बेल्जियम में के सरकारों ने, कितने टाइम, 23 साल, अंडर 23 ईयर्स, ठीक है, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वेयर चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम, ठीक है, एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। वो भी इसलिए किया गया ताकि सब कोई सब साथ में रह सकें और एक ही कंट्री में रह सकें, ठीक है। इस वजह से अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव था। और ठीक है, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल। तो जो बेल्जियम का जो मॉडल था वो तुम्हें अब याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हें लिखने आ सकता है कि व्हाट वर द मॉडल ऑफ बेल्जियम एकोमोडेशन, तो तुम्हें ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स हैं डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, जो डच बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, वो दोनों का जो नंबर्स है वो इक्वल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पर, ठीक है, उस स्पेशल लॉ मतलब कानूनों को रिक्वायर किया गया, लाया गया और
सपोर्ट करने के लिए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इच लिंग्विस्टिक ग्रुप के, ठीक है, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो मतलब ऐसे ही डिसीजन ना ले ले कुछ भी, ठीक है, यूनिलेटरली। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारा जो भी पावर था, पावर शेयरिंग कहते हैं ना, हुआ था, तो बहुत सारे पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, दो रीजन, कंट्री के दो रीजन को। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे चीज याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, नॉट सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट नहीं था, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, नॉट सबऑर्डिनेट। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in the Brussels because the Dutch-speaking communities has accepted equal representation in the central government. अब देखो क्या कह रहा है कि जो ब्रुसेल्स था वो क्या किया, सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज, जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब अपना दे रहे थे, ठीक है। एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट वहां पे बनाया गया जहां पे दोनों समुदाय के लोग मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन का रोल प्ले कर रहे थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ठीक है। फ्रेंच जो पीपुल थे, जो ज्यादा फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट किए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन करना है ब्रुसेल्स में। वो इसलिए एक्सेप्ट किए बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज, अब दोनों का रीजन बता दिया, ठीक है, कि क्यों एक दूसरे का मतलब सहमति हो गया वहां पे, क्योंकि डच भी एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि डच भी एक्सेप्ट कर लिया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसलिए फ्रेंच वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था ब्रुसेल्स में अपना रोल प्ले करने के लिए, एज ए इक्वल रिप्रेजेंटेशन का रोल निभाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर तो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का तो है ही रूल, लेकिन एक और तरह का यहाँ पे गवर्नमेंट चलता है जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ क्या रह रहा है, ठीक है, एक लैंग्वेज का लोग ही वहां पे जाकर के वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का डिफिनेशन आएगा या फिर क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट आखिर क्या है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ईजी है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। देखो ये जो गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये करता क्या है, इसका क्या रोल प्ले है, ठीक है, व्हाट वे द वर्क ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसका यही काम है कि इसके पास जो पावर है ये रिगार्डिंग कल्चर, सांस्कृतिक जो मतलब तौर तरीका है वहाँ का, एजुकेशनल जो शैक्षिक तौर तरीका है, और एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू जो मतलब भाषाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी के मन में मतभेद है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड इश्यूज को ये सॉल्व करता है, ठीक है, कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए उनको पावर दिया गया है। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तुम यहाँ पे पाओगे कि बेल्जियम का जो मॉडल है बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये जो तुम्हारा फोटो है ये तुम्हारे पार्लियामेंट का है, ये तुम्हारा पार्लियामेंट है, ठीक है, बेल्जियम का, ब्रुसेल्स में, ठीक है। यू मस्ट, तुम यहाँ पे पाओगे कि बेल्जियम का जो मतलब है मॉडल, ये जो चारों मॉडल था ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, सही बात है, कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई, क्या लफड़ाबाजी करके रखा है इन लोगों ने कि भाई यहाँ पे ये डिवीजन रहेगा, वहां पे वो डिवीजन रहेगा, मतलब कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं है, सबका अलग अलग बांट के ऐसा बांट के रखा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, समझ आ गया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब प्रोसेस है, ठीक है, हर चीज में। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, यहाँ तक कि लोग जो वहां रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। पर ये जो अरेंजमेंट किया गया है ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बना दिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉडल बेल्जियम का बनाया गया ये बहुत अच्छे से अरेंजमेंट वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे से चल भी रहा है, ठीक है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, मतलब जो दो मेजर कम्युनिटी के बीच जो सिविक स्ट्राइक बार बार हो जाते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और जो पॉसिबिलिटीज रहती है कि डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए, ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, ठीक है, लिंग्विस्टिक लाइन के बेसिस पे जो देश का बंटवारा हो जाए उनका जो संभावना है वो बहुत ज्यादा मतलब हद तक बहुत कम हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ संभावना देखने को नहीं मिलता है। यूरोपियन कैम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। देखो क्या कह रहा है ना कि यूरोप कैम टुगेदर, यूरोप भी साथ में आ गया, ठीक है, टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन को बनाने में यूरोप भी साथ में आ गया और ब्रुसेल्स ने वहां पे अपने हेडक्वार्टर को चुने, ठीक है।
समझ में आया ना सारा चीज। यही था तुम्हारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, जो तुम्हारा 4 मेन मॉडल तैयार किया गया वहां के कॉन्स्टिट्यूशन जो भी किए गए, 4 बार चेंज किए गए 23 साल के अंदर में। तो उसके चक्कर में 4 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है उनके देश के लिए। तो बस यही चीज था एकोमोडेशन जो तुम्हारा बेल्जियम में देखने को मिलता है। तो तुमको क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ बेल्जियम इथनिक कंपोजिशन, ठीक है। तो तुमको इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या सब उन लोगों ने किया जिसकी वजह से उन लोगों को हेल्पफुल हुआ और फिर जाकर उनका फायदा उन लोगों को मिला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तुम मतलब जो ये सब देखे, एग्जाम्पल लिए श्रीलंका का, बेल्जियम का, तुम क्या देखे, तुम क्या जाने, इसे क्या समझे कि भाई क्या पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होना चाहिए, ठीक है। क्यों इसका जो डिजायरेशन है लोगों के बीच या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, या जरूरत क्यों है, मोटा मोटी अगर तुम समझने की कोशिश करो तो क्यों जरूरत है पावर शेयरिंग, ठीक है। तो 10 टू डिफरेंट सेट्स, तो इसका मतलब देखो क्या कह रहा है कि द 10 two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. कहने का मतलब ये हुआ कि पावर शेयरिंग क्या है, बहुत अच्छा है, जो कि बहुत हद तक जो कन्फ्लिक्शन है बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सामाजिक ग्रुप के बीच में, उनको डिक्रीज करता है। और जो सोशल कन्फ्लिक्शन चलते आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा ही घातक साबित हो जाता है आगे चल करके और वायलेंस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो ले आता है, सरकारों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सरकार चलाने में, उसका जो मतलब स्टेबिलिटी है, ये इस चीज की गारंटी देता है पावर शेयरिंग। गारंटी मतलब क्या, बहुत हद तक कम करता है कि कन्फ्लिक्शन जो है वो ना ही हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारा चीज प्रोवाइड करता है पावर शेयरिंग। Imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in the short run, but in the long run undermines the unity of the nation. कि एक मेजोरिटी का बात सुन करके, अब एक मतलब मजाक किया तुम्हारे साथ लिख के कि एक मेजोरिटी का बात सुन करके अगर कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, कोई कम्युनिटी आगे बढ़ के मतलब कुछ भी डिसीजन ले रहा है, तो ये देखने में और सुनने में आसान लगता है और इजी लगता है, और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए वो मतलब लगता है कि भाई ठीक है, शॉर्ट रन के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए और नेशन को चलाने के लिए वो मतलब कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को तुमको इससे मॉरल मिलता है इस चीज से कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत सारा चीज का गारंटी और बहुत सारा चीज इंश्योर करता है और रिड्यूस करता है कन्फ्लिक्शन को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, tyranny of the majority is not just oppressive the minority, it often brings an majority as well, ठीक है, सही बात है। There is second deeper reason why power sharing is good for democracy. यहाँ पे एक और रीजन है जो कि पावर शेयरिंग को प्रूव करता है कि एक बहुत अच्छा मतलब कारण बन सकता है सरकार को, लोकतंत्र के सरकार को चलाने में, ठीक है। पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग एक स्पिरिट की तरह वर्क करता है लोकतंत्र में, ठीक है, या फिर लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा स्पिरिट है पावर शेयरिंग, तुम ऐसा भी कह सकते हो। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. ठीक है, a legitimate government is one of where citizens through participation acquire stakes in the system. ठीक है, let us call the first set of reason prudential and the second moral. आप देखो ये जो भी तुम्हारा पावर शेयरिंग का है रीजन, ठीक है, क्यों डिजायरेबल है, उसको एक प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन लेकर के तुम्हें समझाया गया है कि क्यों ये डिजायरेबल है, ठीक है। तो वाई प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। देखो यहाँ पे बताया कि प्रूडेंशियल रीजन जो है वो स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट, मतलब जो प्रूडेंशियल रीजन है वो सिर्फ हानि और लाभ को दिखता है, ठीक है, जिससे कि आउटकम बेस्ट मिलते हैं। लेकिन मॉरल रीजन क्या है, एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। तो पावर शेयरिंग को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है, ठीक है। मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन के बीच का डिफरेंस से तुमको पता चल गया, ठीक है, तो यही चीज था। अब देखो क्या कह रहा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। फॉर्म्स क्या है, और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत बड़ा लेंदी लेक्चर हो गया है दोस्तों, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। ये सारा चीज कहानी है, ठीक है। कहानी को समझने के लिए, कहानी को बस याद रखने के लिए तुम्हें इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, कम से कम हर चैप्टर पे तो इतना टाइम देना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से हर चीज बताए हैं, ध्यान से सुन रहे होगे तो हर चीज मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in a one person, ठीक है, or a group of person located at one place. It was felt that power to decide is displaced. It would not be possible to take quick decision and to enforce them. देखो,
पहले माना जाता था क्या कि एक इंसान पे या फिर एक सरकार पे, तो सिर्फ सरकार का जो टॉप लीडर है, टॉप मोस्ट लीडर, उन पे खाली ये दारोमदार रहना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास सारा पावर है, तुम हर चीज लो, जो डिसीजन लेना है और उनको इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज संभव नहीं था। बहुत हद तक देखा गया ना कि मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि क्विक डिसीजन भी ले सके और अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है, क्विक एंड बेस्ट डिसीजन ले सके और उसको लागू भी कर सके। तो ये सब चीज की वजह से, बट दिस नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। यही सब हरकत क्या करता है कि एक लोकतंत्र इसको इमरजेंसी के रूप में मतलब दिखने लगता है, ठीक है। ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। जो लोग जो है, जनता जो है, वो एक सोर्स है, माध्यम है राजनीतिक शक्ति का, ठीक है। जनता रूल करती है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन पे, सेल्फ गवर्नमेंट पे। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट due respect is given to diverse group and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. जो भी पॉलिसीज लाए जा रहे हैं, ठीक है, उनका उन पे वॉइस उठाना सबको अधिकार दिया गया है, ठीक है। Therefore it follows a democracy political power, ठीक है। यही चीज दर्शाता है कि ये चीज पॉलिटिकल पावर को, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हुए दर्शाता है, ठीक है। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसलिए जितना से जितना ज्यादा हो सके हर एक जनता, हर एक सिटीजन के बीच पावर शेयरिंग का हक और उनको हर चीज प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेक मैनी फॉर्म्स, बहुत सारा फॉर्म्स रूप में पावर शेयर हो सकता है। लेट अस लुक्स एट सम ऑफ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव। तो एनसीईआरटी ने कुछ ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को लिखा है, लेकिन तुम लोग और भी दो चार फॉर्म खुद से भी जो हो रहे हैं एट प्रेजेंट, तुम देख के एज एग्जाम्पल उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट फॉर्म और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कैसे हो रहा है पावर डिफरेंट फॉर्म गवर्नमेंट, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पहला पॉइंट तुम्हारा देखो क्या कह रहा है ना कि सच एज लेजिस्लेचर के रूप में, एग्जीक्यूटिव के रूप में और जुडिशियरी के रूप में तुम्हें पावर शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गन है जो कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी है, ये तीनों ऑर्गन के रूप में पावर शेयर हो रहा है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तुम लिखोगे द पावर विच इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर सेड टू बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है। अब देखो क्या कह रहा है, horizontal distribution of power because it allows different organ of government placed at the same level to exercise different power। क्योंकि ये horizontal इसलिए है क्योंकि different organ of government को, ठीक है, सेम लेवल पे वर्क करने के लिए मतलब इन्फोर्स करता है, पावर देता है। सच एज सेपरेशन एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मतलब ये सच एंश्योर रहना चाहिए कि किसी एक ऑर्गन को बहुत ज्यादा पावर तो नहीं मिल गया है, अनलिमिटेड पावर तो नहीं मिल गया है, सबका मतलब अलग अलग एक लिमिटेशन है पावर का, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक द अदर, मतलब सब ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहेंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करेगा, जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक करेगा। तो यही सब सारा एक दूसरे को चेक करते रहना रहता है। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और यही चीज साबित करता है कि बहुत सारा जो मतलब पावर शेयरिंग का सिस्टम जो है और इंस्टीट्यूशन के बीच जो पावर शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस बनाने में ये चीज प्रूव करता है, ठीक है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी चैप्टर तुम जो पढ़े थे क्लास 9th में, इवन थ्रू मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज, यहाँ तक कि इवन मिनिस्टर्स सब जो भी हैं वो भी अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब शेयर करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के, ठीक है। सिमिलरली ऑल द जज आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। तो इसी तरह तुम्हारा जो जज होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा मतलब अपॉइंट किया हुआ रहता है। दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। और वो जो जज का क्या काम है कि देखते रहना और नजर रखते रहना कि क्या कुछ गलत तो नहीं नियम बना दिया गया है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे ध्यान मतलब रखते रहना है, ठीक है, कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ इधर उधर तो नहीं फांकी तो नहीं मार रहा है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस यहाँ पे पूछ देगा कि व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, या एक स्टेटमेंट दे देगा कि हाउ चेक्स एंड बैलेंस वर्क्स, एक्सप्लेन विथ बाय गिविंग such an example, या give an argument to justify this question।
तो तुमको ये चीज हमेशा पता रहना चाहिए कैसे एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, कौन किस पे निगरानी रख रहा है, ठीक है। हर चीज मैंने बता दिया, उसको ध्यान में रखो, ध्यान में मतलब अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब देखो सेकंड में क्या कर रहा है, बहुत सारे वहां पे डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी था, और यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे डिवाइड हो रहा है। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट ए प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। देखो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे पावर डिवाइड हो रहा है जनरल गवर्नमेंट के से, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे पावर डिवाइड हो रहा है। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और यही जनरल गवर्नमेंट जो होता है तुम्हारा, इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इन इंडिया वी रिफर टू फेडरलिज्म, हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे इन चैप्टर को देखे हैं वैसे ही उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। In India, we refer to it as central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different name in different countries. ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पर और रीजनल लेवल पर रहते हैं उनको अलग अलग नेम से जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, अलग अलग देशों में, ठीक है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये चीज और अलग भी मतलब देशों में फॉलो नहीं किया जाता है, सिर्फ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट का जाता है और इंडिया में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जहां की स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को तुमको ध्यान में रखना है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल, ठीक है। ये पूरा बहुत अच्छे से तुमको क्या करता है, डिफरेंट लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है सरकार के, ठीक है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, वही चीज जो बेल्जियम हुआ था, बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। देखो वही चीज में है, बेल्जियम में मतलब एक्सेप्ट किया गया और एकोमोडेशन का प्रतीक वहां पे दिखाया गया, ठीक है। लेकिन बेल्जियम में अलग अलग रूप है, जैसे इंडिया में अपना अलग अलग रूप है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि रिफ्यूज कर दिया गया, रिफ्यूज, और इसमें एकोमोडेशन दिखाया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट किया गया बेल्जियम में और श्रीलंका में रिफ्यूज कर दिया गया, जिस वजह से कन्फ्लिक्शन वहां पे पैदा हुआ। दिस इज द कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसी को कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो एग्जांपल था कुछ। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। अब यही चीज जो जनरल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में मतलब पावर शेयरिंग का सिस्टम तुम देखे, वही चीज स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का भी लोअर गवर्नमेंट में मतलब ट्रांसफर होता है पावर शेयरिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ गया तो वही चीज सब चीज करेगा, नहीं, हर चीज डिवीजन में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर चीज हर लेवल पे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि सच एज म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत, बोले तुमको, देखो एग्जांपल में से पंचायत है, म्यूनिसिपलिटी है, ये सब सारा चीज में पावर को डिवीजन की में बटा हुआ है, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखो हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर डिवीजन है उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर देख लियो तुम, और इसको कहेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो याद रखना क्या कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को, कि हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, फेडरलिज्म के चैप्टर में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि कैसे क्या हर लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर हो रहा है, ठीक है। सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी शेयर हो रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा ये चीज है कि डिफरेंट ग्रुप्स में भी, सोशल सामाजिक ग्रुप्स में भी हमारा पावर शेयर हो रहा है, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का था वो बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, तुम एग्जाम्पल के तौर में इसका लिख सकते हो, ठीक है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, बहुत सारे देश में तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और लीगल मतलब अरेंजमेंट व्यवस्था किया गया हुआ है, ठीक है। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो कि वहां पे जो लोअर वीकर सेक्शन के सोसाइटी के लोग हैं और वुमेन हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में भी, ठीक है। लास्ट ईयर भी स्टडीज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, हम लोग पिछले साल में 9th क्लास में पढ़े थे रिजर्व कंस्टिट्यूंसी के बारे में, जो कि तुमको हर चीज 9th क्लास में तुम पढ़ के आए हुए होगे, बहुत मजा से तुमको सब चीज समझ आ रहा होगा, ठीक है। इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. तो minority community का भी लोग जो है उनको भी मतलब फेयर रूप से पावर डिवीजन मिलता है, ठीक है। इन यूनिट टू सेकंड यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करता है पावर शेयरिंग, ठीक है।
तो बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। 4 पॉइंट क्या कह रहा है आप देखो, पहला देखे थे ऑर्गन में भी डिवीजन हो रहा था पावर, दूसरा में क्या था बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे हो रहा था पावर शेयरिंग, तीसरा में क्या हो रहा था बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो रहा था पावर शेयरिंग, चौथा में क्या हो रहा है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स एंड बहुत सारे मूवमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच पावर शेयर हो रहा है। ऐसे हो रहा है बाय कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंस दिस इन पावर इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर, मतलब जिसको आपका मन है आप उनको चूजते हैं और उनको वोट दे करके मतलब जिताते हैं, वो फिर रूलिंग पार्टी एज ए वर्क करते हैं, तो पूरा आपको फ्रीडम है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। इन अ कंटेम्पररी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, तो इसी वजह से ठीक है बहुत सारे पार्टीज में मतलब बहुत ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर 4-5 पार्टी है सपोज, अगर हर पार्टीज को इक्वल पावर शेयरिंग का अधिकार मिल रहा है, ठीक है सपोज, लेकिन तुम जो पार्टी अच्छा कर रहा है, जो पार्टी तुम्हारे लिए अच्छा स्कीम्स ला रहा है, प्रोग्राम ला रहा है, ठीक है, तुम उसको वोट दोगे, तो इस वजह से दूसरा पार्टी जो है बाकी का 4 पार्टी जो है, अगर 5 पार्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक पार्टी अगर अच्छा कर रहा है तो बाकी का 4 पार्टी भी सोचे आगे हम अच्छा करें, जनता के लिए अच्छा करें, जनता के लिए कुछ अच्छा स्कीम लाएं जो कि हमें वोट करे, हमें जिताए, ठीक है, हमें रूलिंग पार्टी में मतलब मौका दे ऐसे वर्क करने का। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और आपस में एक दूसरे का वो कमियां निकालते हैं और मिस्टेक्स को बताते हैं और फिर ऐसे ही बैलेंस्ड रहता है हर सिस्टम, ठीक है, और फिर वो भी अच्छा कुछ करने की सोचते हैं सिटीजन और जनता के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हर चीज बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। सच कंपटीटर इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और यही चीज इंश्योर भी करता है कि एक हाथ में किसी के पास पावर नहीं है कि भाई मेरा मन किया तो वो डिसीजन ले लिए और वो चीज अब इन्फोर्स हो जाएगा पूरे देश में, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, मतलब कि बहुत अलग अलग तरह के पार्टीज जो हैं वो हर तरह की चीज को प्रेफर करते हैं, कोई किसी और मुद्दा को उठा रहा है, कोई अलग अपना आइडियोलॉजीज बता रहा है, कोई अलग अपने सोशल ग्रुप्स को मतलब ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो बहुत सारा चीज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखो अगर 2-3 पार्टी साथ मिल करके आता है इलेक्शन लड़ने के लिए तब ये चीज ज्यादा दिखाया जाता है, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो फिर इफ द अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट, तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन गवर्नमेंट का टर्म तुमको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस करके एक से अधिक पार्टीज के साथ आकर के और उसको इलेक्टेड कर लिया जाता है जनता के द्वारा, मतलब उन सभी को दिया जाता है और सब आकर के साथ में ज्वाइन करते हैं और पार्टी फॉर्म करते हैं, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट करते हैं। एंड 10 शेयर पावर और आपस में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज एग्जांपल लो कि तुम्हें 200 सीट है, ठीक है, 200 सीट में अगर 5 पार्टी मिला के तुम्हारे पास 112 सीट आ रहा है तभी तुम सरकार बना पाओगे। तो तुम 5 पार्टी में अगर एक पार्टी के पास ज्यादा वोट है तो ऐसा नहीं है कि उसको ज्यादा पावर मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सब इक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर भी कहीं कहीं देखा गया है कि पावर जिसके पास ज्यादा सीट है उनके ज्यादा मंत्री बन जाते हैं और फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, आपस में सभी दूसरे को मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। In a democracy, we find interest groups such as those traders, businessmen, industrialists, farmer and industrial worker। तो ये जो है लोकतंत्र में वो हर चीज का ध्यान रखा जाता है, ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसानों का, इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं उनका, हर चीज का। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। या फिर इन सभी लोगों का बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, ठीक है। और फिर जो पार्टिसिपेशन रहता है सरकार का, ठीक है, एक बिग रोल प्ले करने के लिए इन सभी का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फार्मर्स का और फिर ट्रेडर्स का, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा बिग रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है जब कोई डिसीजन मेकिंग किया जाता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कोई भी डिसीजन को मेकिंग करने के लिए सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही था हमारा सारा जो कि पावर शेयरिंग का पूरा तुम्हारा चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, द बम्बई हाई कोर्ट का, रसिया का, और फिर फिनांस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स इन निगेरिया का दिया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट का दिया हुआ है, तो तुम एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी का है, एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स पावर शेयरिंग का एग्जांपल है, ठीक है। कि और तुम डिसाइड करो और कमेंट बॉक्स में हमको दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सुटेबल तरीके से कौन अच्छे से पावर शेयर कर रहा है और कौन किसको पावर शेयर कर रहा है, तुम कमेंट शेयर में नोट करो, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, कमेंट जरूर करो और मजा आया तो जरूर वीडियो को लाइक करो और बच्चों के बीच जाकर शेयर करो, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, मैं हर चैप्टर कुछ तरह क्लियर करने वाला हूँ। चैप्टर के बाद
उन चैप्टर के एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यूज के बाद तुम्हारा पूरा शॉर्ट रिवीजन आएगा, रैपिड रिवीजन एग्जाम के टाइम अलग आएगा, ठीक है। तो कमी कहीं से छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी भी मैंने बता दिया, और फिर एनसीईआरटी के बाद हर चीज एक एक जो होता है मैं तुम्हें मतलब घोर के पिलवा दूंगा, ठीक है। कहीं से तुम कुछ छोड़ के आने वाले नहीं हो, इतना मजा आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। और हर चीज को ध्यान में से सुने होगे तो बहुत ध्यान में रहेगा, हर चीज ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और जा करके बच्चों के बीच जाकर शेयर करो, हमको मोटिवेटेड रखो, हम हर चीज तुम लोगों के लिए करने के लिए तैयार है और हर चीज करेंगे, ठीक है। हमको मोटिवेटेड रखो, जाके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कैसे सोशल साइंस को कवर करना है मैंने टिप्स देके रखा है, और सरप्राइज भी था तुमको उस वीडियो में तुम्हारे लिए। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वीडियो, तुरंत अभी जाके क्लिक करो और तुरंत उसको चेकआउट करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है।